आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे मानव जनन। जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसको बोलेंगे अंग्रेजी में, तो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे सामने, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो खाली जगह है हमको भरना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव लैंगिक जनन उत्पत्ति वाला है या अलैंगिक जनन। तो मानव लैंगिक जनन उत्पत्ति वाला है, क्योंकि नर और मादा यानी मेल और फीमेल दो प्रकार के, मतलब मानव में नर और मादा दो पाए जाते हैं। तो नर और मादा का चूंकि मिलन है, मेल और फीमेल का, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन है। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मानव है अंड प्रजक, अंडज, जरायुज या सजीव प्रजक। अंड प्रजक को अंग्रेजी में ओविपायरस बोलते हैं, यानी अंडे देने वाले। सजीव पायरस को, प्रजक को विविपायरस बोलते हैं, यानी बच्चे देने वाले। अंड जरायुज को ओविविपायरस बोलते हैं, यानी अंडे देता है लेकिन बच्चे को दूध पिलाता है। तो ओविविपायरस यानी अंड जरायुज का एग्जाम्पल क्या है? कंगारू। तो हम लोग क्या है? सजीव प्रजक है, विविपायरस, यानी माँ बच्चे देती है। तो हमारा ये सजीव प्रजक सही होगा। अब देखिए अगला हमारा है, मानव में बाह्य निषेचन होता है या आंतरिक। तो हमने पढ़ा है कि नर का शुक्राणु वैजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए गर्भाशय के अंदर जाता है, और जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसी में जो है अंडाणु भी आ जाता है और वही निषेचन होता है, इसलिए आंतरिक निषेचन है। घ नंबर देखिए क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कह रहा है नर एवं मादा युग्मक क्या होते हैं? आगुणित यानी हेप्लॉयड होते हैं। यन नंबर होती है क्रोमोसोम की। हमने पढ़ा है अर्धसूत्री विभाजन होता है और 46 के 23 रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, युग्मनज यानी जाइगोट क्या होता है? तो नर और मादा गैमीट के मिलने से युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। नर और मादा अगुणित होते हैं यानी हेप्लॉयड, और जब दोनों मिलेंगे तो हेप्लॉयड हेप्लॉयड डिप्लॉयड हो जाएगा, यानी युग्मनज हमारा क्या होगा? डिप्लॉयड यानी द्विगुणित। अब देखिए आगे कह रहा है, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु यानी ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक मैच्योर फॉलिकल है और उससे जो है अंडाणु यानी ओवम के निकलने को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग। तो एक परिपक्व पुटक से अंडाणु एवं ओवम के विमोचित होने की प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। आगे क्या कह रहा है? अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन किस नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित या इंड्यूस्ड होता है? मतलब ओवुलेशन कौन सा हार्मोन कराता है? तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच हार्मोन इंड्यूस कराता है क्या? ओवुलेशन को। सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके। आगे कह रहा है कि नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन यानी फ्यूजन को क्या कहते हैं?
तो नर एवं मादा, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन। नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन यानी फ्यूजन को क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। अब देखिए निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो निषेचन तुम्बिका यानी एम्पुला तथा संकीर्ण पथ यानी स्तमक के संध स्थल यानी जहाँ पर उनका मिलन होता है अर्थात फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। तो अगर पूछे एग्जाम्पल के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से कि हमको ऑप्शन क्या दिए गए, अगर फैलोपियन ट्यूब है तो अच्छी बात है, नहीं फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है? तो एम्पुला और स्थमक के संधि तल यानी जहाँ पर ये मिलते हैं वहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल के गैमीट का फ्यूजन। अब जहाँ पूछा जा रहा है युग्मनज विभक्त होकर कौन सी रचना करता है जो गर्भाशय में अंतरोपण यानी इम्प्लांटेड होता है? विभक्त होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो। युग्मनज यानी जाइगोट विभक्त होकर एम्ब्रियो की रचना करता है, भ्रूण की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतरोपण यानी इम्प्लांटेड होता है यानी चिपक जाता है गर्भाशय की दीवार से। तो युग्मनज विभक्त होकर ब्लास्टोसिस्ट की रचना करता है। सामान्य देखिए युग्मनज विभक्त होकर के एम्ब्रियो की रचना करता है। ब्लास्टोसिस्ट तो लास्ट में बनता है ना, बनता तो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की ही एक संरचना है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट लिखा है वही मानिए, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में ही इम्प्लांटेड होता है इसलिए ब्लास्टोसिस्ट लिखा है। अगला है हमारा भ्रूण और गर्भाशय यानी एम्ब्रियो और यूटरस के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, अपरा या आंवल इसी को बोलते हैं। तो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहन पथ यानी वैस्कुलर सिस्टम यानी मम्मी के पेट से खाना पीना बच्चे में जाए और बच्चे का वेस्ट प्रोडक्ट यानी लैट्रिन पेशाब सब उसी से माँ के शरीर में जा कर के लैट्रिन द्वारा निकल जाए। तो इसे बोलते हैं क्या? संरचना को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। आप देखिए हमसे कह रहा है कि पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाए। तो देखिए सारे शब्द इंग्लिश में लिखे गए हैं, इसीलिए आपसे कहते हैं इंग्लिश वर्डों पर विशेष ध्यान दें। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए ये जिसको अंडकोश कहते हैं, हिंदी में स्क्रोटम बोलते हैं, इसी में जो टेस्टिस है वो इस गुहा में रहता है, टेस्टिस वृषण। ये इपिडिडाइमिस है जिसको अधिवृषण हिंदी में कहते थे। इसके बाद ये देखिए पतली नलिका गई है, इसको वास डिफरेंस बोलते हैं, वास डिफरेंस। और ये यहाँ से हो करके देखिए यहाँ पर अटैच है और ये पेनिस से बाहर खुलेगी। और ये जो रास्ता है जो पेनिस यानी लिंग से होके जाता है इसका नाम है यूरेथ्रा। और ये संरचना जो बाहर निकली रहती है इसको लिंग या पेनिस कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जिसको काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड। और इसके बाद ये यहाँ से एक देखिए इजाकुलेटरी डक्ट आती है, इजाकुलेटरी डक्ट। और यहाँ पर देखिए एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, एनसीईआरटी में फिगर बना है। ये पीछे मलाशय होता है जिसको हिंदी में अंग्रेजी में रेक्टम बोलते हैं। और ये देखिए वास डिफरेंस का ये फूला हुआ जो भाग होता है इसी नली का, इसको एम्पुला बोलते हैं। ये पेशाब जहाँ इकट्ठा होती है मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और ये सेमाइनल वेसाइकिल होते हैं, शुक्राणु पुटक या शुक्र पुटक बोलते हैं, शुक्राणु पालिका भी हिंदी में बोलते हैं। तो ये सेमाइनल वेसाइकिल होती है। तो ये फिगर हम लोगों ने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख कीजिए।
अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि नीट के पेपर में इसका क्या मतलब। ऐसे फिगर बना देगा और एक पॉइंट बता दे, बोल देगा, बोलेगा इसको क्या कहते हैं, 4 विकल्प दे देगा। तो इसलिए सारी चीज़ों का एनसीईआरटी में एक एक चीज़ का महत्व है। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने फिगर बनाया है। तो ये हमारी वैजाइना है, यहाँ पर नीचे उतना क्लियर नहीं बना पाया क्योंकि इसको नीचे वैजाइना बनाना चाहिए, फिर सर्विक्स बनाना चाहिए, फिर सर्विक्स की कैनाल बनाना चाहिए, नहीं बनाया। इसके बाद ये देखिए, यूटेरस की दीवार है, गर्भाशय की दीवार, ये हमारी ओवरी है, अंडाशय जिसको हिंदी में बोले। ये फिम्ब्रिएटेड फनल है, यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूटेरस है। ये देखिए इधर दिखाया है, ये फिम्ब्रिया है, ये अंडाशय है। इससे देखिए एक ओवा यानी अंडा डिस्चार्ज हुआ है, अंडाणु जिसको ओवा बोलते हैं। ये एम्पुला है, मुड़ा हुआ भाग फैलोपियन ट्यूब का, इसको एम्पुला बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से वाजाइना के रास्ते से शुक्राणु आएगा पुरुष का, और यहाँ से होते होते यहाँ पर आ जाएगा, और इधर से अंडाणु निकलेगा, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी शुक्राणु का अंडाणु से मिलन होगा। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद ये देखिए आगे बढ़ता है। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद क्या होगा, युग्मनज यानी जाइगोट बनेगा। जाइगोट में विभाजन से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो यहाँ पर देखिए विभाजन शुरू हो गया, यहाँ एक कोशिका, यहाँ देखिए कई कोशिकाएं हो गई, फिर विभाजन हुआ, फिर ये जो है ब्लास्टोसिस्ट के रूप में बन करके गर्भाशय यानी यूटेरस की दीवार पर चिपक गया। इसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। गर्भाशय की दीवार कौन कौन सी है, अंदर वाली इंडोमेट्रियम, ये पेशीय स्तर यानी बहुत पेशियां होती हैं, मांसपेशियां, इसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और बाहर वाली को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये फिगर हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन हमसे देखिए पूछ रहा है कि वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो दो प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो वृषण मतलब टेस्टिस, आदमी के जो अंडकोश में रहते हैं, और ओवरी अंडाशय, ओवरी जो फीमेल में, महिलाओं में होती है, जिससे अंडाणु निकलता है। तो एक एक का कार्य देखते हैं। तो कह रहा वृषण में जनन कोशिकाओं से शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणुओं यानी स्पर्म का निर्माण होता है। तो वृषण में जर्म सेल होती हैं, जर्म सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा स्पर्म बनता है। एनसीईआरटी में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनियम, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, उसी से स्पर्मेटोजोआ, ये क्रम चलता था। इसी प्रकार वृषण की सर्टोली कोशिकाएं, जो सर्टोली सेल्स होती हैं, शुक्र जनन कोशिकाओं तथा शुक्राणुओं का पोषण करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सर्टोली सेल होती हैं वो क्या करती हैं, आपसे डायरेक्ट नीट में पूछ लेगा। तो सर्टोली सेल क्या करती हैं, शुक्राणुओं का पोषण करती हैं। अब आगे देखिए, वृषण की अंतराली कोशिकाओं से एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं, जो द्वितीयक लक्षणों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के विकास को प्रेरित करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा अंतराली कोशिकाएं हैं, इंटरस्टिशियल सेल है, उससे एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी द्वितीयक जनन लक्षणों को प्रेरित करते हैं। द्वितीयक जनन लक्षण क्या है, जैसे हम लोगों में दाढ़ी मूंछ निकलना, ये सब, और महिलाओं में स्तनों का बड़ा होना, ये सब लक्षण द्वितीयक सेक्सुअल लक्षण या द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो ध्यान दीजिए,
अब यहाँ पर देखिए, थोड़े ध्यान देने की बात है कि एंड्रोजन शब्द यूज किया है। एंड्रोजन, हम लोग जब वनस्पत विज्ञान पढ़ रहे थे, यानी वहां पे एक शब्द आया था एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम का मतलब हमारा नर वाले जनन भाग से था, गाइनोसियम का मतलब मादा वाले जनन भाग का था, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो यहाँ एंड्रोसियम का मतलब नर जनन हार्मोन से है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से, यानी वृषण को अंग्रेजी में टेस्टिस, तो टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए फंक्शन ऑफ ओवरी यानी अंडाशय के कार्य। तो अंडाशय की जनन कोशिकाओं यानी जर्म सेल से अंड जनन यानी oogenesis द्वारा अंडाणु यानी ओवा का निर्माण होता है। अंडाशय की ग्राफियन पुटिका यानी ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। यह स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है। तो मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी है, और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन जो ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए, ग्राफियन फॉलिकल जब फट जाती है, उससे ओवम निकल आते हैं, अंडाणु बाहर निकल आते हैं, तो खाली जो पुटिका बचती है फॉलिकल, उसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। तो अंडाशय से बनी संरचना कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय में निषेचन यानी निषेचित अंडाणु को स्थापित करने में सहायक होता है। तो गर्भाशय में निषेचित अंडाणु को स्थापित करने यानी इम्प्लांटेशन में सहायक होता है। तो देखिए, मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी है, और प्रोजेस्टेरॉन हमारा इम्प्लांटेशन यानी अंडाणु को गर्भाशय में स्थापित करने में सहायक होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है शुक्रजनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्रजनन नलिका। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश वाली बुक में शुक्रजनन नलिका का ट्रांसवर्स सेक्शन, जो अनुप्रस्थ काट है, ट्रांसवर्स माने अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब अनुदैर्ध्य। हमने आपको बहुत बार बताया है, जैसे गन्ने को बीच से फाड़ दिया जाए तो यह लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य काट है, और अगर ऐसे सीधा काट दिया जाए दो भाग में तो ये अनुप्रस्थ या क्षैतिज या ट्रांसवर्स काट है। तो देखिए, ये फिगर बनाया गया है, इसमें इंटरस्टिशियल सेल होती है। यहाँ पर देखिए स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ है। ये देखिए सर्टोली सेल है, जो स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म जिसको शुक्राणु कहते हैं, उसको न्यूट्रिशन या भोजन प्रदान करते हैं। और यहाँ पर देखिए स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जो जर्म सेल से बनती है वो मौजूद है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए, कह रहा है शुक्रजनन नलिका यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वृषण का निर्माण अनेक पालियों से होता है। जो टेस्टिस है उसकी संरचना का निर्माण बहुत सारे पाली यानी लोब्यूल टाइप होते हैं, उनसे होता है, जिनमें से प्रत्येक में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है। शुक्रजनन नलिकाओं के बाहर संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू में स्थान स्थान पर अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल के समूह होते हैं। इन्हें लीडिंग सेल भी कहते हैं। तो अभी हमने फिगर देखा, तो इंटरस्टिशियल सेल के समूह होते हैं जिनको लीडिंग सेल भी कहते हैं। ये देखिए इंटरस्टिशियल सेल लिखा हुआ है। इनके स्रावित नर हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं।
तो यही इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल से जो नर हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, इसी से मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है। मेल में टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टिस है, और एस्ट्रोजन स्त्री एस्ट्रोजन, तो स्त्री में एस्ट्रोजन द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है, और पुरुष में टेस्टिस तो टेस्टोस्टेरोन द्वितीयक लक्षण के लिए जिम्मेदार है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब आगे कह रहा है कि प्रत्येक शुक्रजनन नलिका यानी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पतली एवं कुंडलित होती है। इसकी भीतरी परत को जनन एपिथेलियम या जर्म एपिथेलियम कहते हैं। जैसा हमने पढ़ा है कि जर्म एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनियम बनती है। जनन एपिथेलियम यानी जर्म एपिथेलियम का निर्माण मुख्य रूप से जनन कोशिका यानी जर्म सेल से होता है। इनके मध्य स्थान पर सर्टोली कोशिकाएं या नर्स सेल पाई जाती हैं। चूंकि न्यूट्रिशन या भोजन प्रदान करते हैं, इसलिए नर्स सेल कहते हैं। पोषक कोशिकाएं, जनन कोशिकाओं से शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं से पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो जो हमारे स्पर्म है वो सर्टोली सेल या नर्स सेल से ही सिर्फ पोषक पदार्थ ही नहीं, ऑक्सीजन भी प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। अब देखें यहाँ पर फिगर बनाया है, तो फिगर को अच्छे से देख लेते हैं। ये तो देख ही चुके हैं, यहाँ इंटरस्टिशियल सेल है, ये स्पर्मेटोगोनियम है, और अंदर ये स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ है, और ये कहीं कहीं पर स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच में सर्टोली सेल पाई जाती हैं, जो नर्सिंग का काम करती हैं, स्पर्मेटोगोनियम को भोजन प्रदान करने का काम करती हैं। ये देखिए, और बड़ा फिगर बना दिया है। तो ये देखिए, स्पर्मेटोगोनियम है, ये बीच बीच में सर्टोली सेल हैं जो भोजन प्रदान करते हैं, और स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ क्रम से बनते हुए यहाँ पर दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, और उसी का रिवीजन अब होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस वृषण में यानी टेस्टिस में शुक्राणुओं का यानी स्पर्म्स का निर्माण शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। शुक्राणुओं का निर्माण किशोरावस्था के समय प्रारंभ होता है, यानी प्यूबर्टी के टाइम पर। यह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाड का मतलब नर और मादा के जनन अंग, जैसे पुरुष में टेस्टिस और महिला में ओवरी हमारे गोनाड्स हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एंड्रोजेंस द्वारा प्रभावित होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, LH, FSH, एंड्रोजन, ये सब हार्मोन इसको प्रभावित करते हैं। शुक्रजनन प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 चरणों में बांटा गया है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस 3 स्टेप में यहाँ बताया जा रहा है। तो एक एक स्टेप को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, 3 प्रावस्थाओं में सबसे पहले गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। तो शुक्र जनन नलिकाओं के जनन एपिथेलियम यानी जर्म एपिथेलियम जो है कि कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन यानी माइटोटिक डिवीजन होने लगता है,
जिससे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। जाहिर सी बात है कि समसूत्री विभाजन है तो जितना है उतना ही रहेगा। तो हमारी बॉडी 2n है तो 2n ही रहेगा, यानी द्विगुणित होती है। अब वृद्धि होती है तो ग्रोथ फेज। तो शुक्र जनन कोशिकाओं में पोषक पदार्थों को संचित होने से कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। इन कोशिकाओं को अब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक 2n ही है। अब आगे आ जाता है मैचुरेशन फेज। तो मैचुरेशन फेज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोटिक डिवीजन होता है। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के फलस्वरूप द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बनती। तो अब देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। पहला अर्धसूत्री विभाजन है, यानी 46 क्रोमोसोम 23 हो जाएंगे। अब आगे देखिए कह रहा है कि ये अगुणित होती हैं। जैसी बात है कि जब अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनी ये अगुणित ही होंगी, यानी हेप्लॉइड होंगी या नंबर क्रोमोसोम होंगे। अब देखिए द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट यानी द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित शुक्राणु पूर्ण कोशिका या स्पर्मेटिड बनाती है। हमने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि पहली बार जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी तो 23 क्रोमोसोम हुए। अब 23 के 23 ही आगे विभाजन हुआ अर्धसूत्री तो स्पर्मेटिड में कैसे रहे। तो हमने आपको बताया था कि जो 23 है वो एक एक जोड़ा उनमें स्पर्मेटिड है। एक क्रोमोसोम में 2 धागे हैं, दोनों धागों को स्पर्मेटिड बोलते हैं। तो जाहिर बात है कि दोनों धागे अगर अलग होंगे तो 23 धागे एक तरफ जाएंगे, यानी 23 स्पर्मेटिड एक तरफ जाएंगे और 23 एक तरफ जाएंगे। तो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में स्पर्मेटिड अलग हो रहे हैं, स्पर्म नहीं, क्रोमोसोम नहीं, अरे वो स्पर्मेटिड नहीं, क्रोमैटिड। तो क्रोमैटिड अलग हो रहे हैं, इसलिए 23 पहले थे तो 23 जोड़ा धागे थे, अब 23 धागे अलग हो गए तो 23 दोनों में चले गए, तो अब भी अगुणित संख्या है और इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन है। तो 23 पहले क्रोमोसोम थे, अब फिर 23 क्रोमैटिड है, क्रोमोसोम नहीं। तो इसीलिए इस प्रक्रिया से एक ही धागा बचता है स्पर्म और ओवम में, इसीलिए स्पर्म और ओवम हमारे हेप्लॉइड या अगुणित होते हैं। तो उससे चूंकि एक धागे को क्रोमैटिड कहते हैं, इसीलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो संरचना बन रही उसको स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। इस प्रकार एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। अब देखिए बनते कैसे हैं, ये फिगर यहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर फिगर स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस, वृषण के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। तो देखिए स्टेज क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, यानी ये प्रारंभ में जर्म सेल थे जिसमें 2n क्रोमोसोम थे, यहाँ पर 2x दिखाया है। फिर मल्टीप्लिकेशन फेज आती है, ये माइटोसिस होता है यानी सूत्री विभाजन होता है। तो इससे स्पर्मेटोगोनियम बनती है। ये देखे वृद्धि करके 2x यानी अब भी 2n ही है। अब इसमें वृद्धि करके इसी का एक ले लिया तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ग्रोथ करने के बाद ये बन गई, ये छोटी थी ये ग्रोथ की या बड़ी हो गई, ग्रोथ लिखा है। अब इससे एक बार मियोसिस होगी, अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। XX है, देखिए यहाँ 2x है, यहाँ पर x है। x क्यों लिखा है, क्योंकि आधा हो गया 2x का। अर्धसूत्री विभाजन हुआ पहली बार।
अब देखिए इसमें फिर सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन। तो जो क्रोमोसोम है उनके धागे अलग अलग जाते हैं तो स्पर्मेटिड बनते हैं, चूंकि उन धागों को क्रोमैटिड बोला जाता है इसलिए नाम स्पर्मेटिड है। और जब महिला वाले चक्र में अंडाणु का बनना पड़ेंगे तो ऊटिड आएगा, यहाँ स्पर्मेटिड है। इसी से चलने वाला स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा जिसको स्पर्म भी बोलते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के लिए तैयार है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, शुक्र कायांतरण या शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान दीजिए, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का बनना क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। दोनों बात में अंतर है। स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बने तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बने या स्पर्म बने तो स्पर्मियोजेनेसिस। ये देखे यहाँ पर बता रहा है, शुक्र कायांतरण या शुक्राणु जनन जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे द्वारा अचल यानी नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से चल यानी मोटाइल शुक्राणु बनता है। स्पर्मेटिड न चलने वाला है, स्पर्मेटोजोआ चलने वाला। जोआ इसीलिए जोड़ा गया, जू का मतलब जीव, जीव चल सकता है। चल शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाते हैं, समय समय पर शुक्राणु मुक्त होकर शुक्रवाहिनी में पहुंचते रहते हैं, सेमनीफेरस डक्ट में। शुक्रवाहिनी यानी जो भी हो, शुक्रवाहिनी को अंग्रेजी में। शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्रजनन नलिका की गुहा में मुक्त होना स्पर्मिएशन कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्रजनन नलिका की गुहा में मुक्त होना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। एनसीईआरटी में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।